अब पेश है गुड मॉर्निंग J&K। क्यों डरें जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरें जिंदगी में क्या होगा, कुछ न होगा तो तजुर्बा होगा। आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल, खैर मकदम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K की एक और ताज़ा शुमारे में हमारी तरफ से प्यार, खुलूस, ताज़ीम और तकरीम भरा सलाम कबूल करें। और आज भी हमारी दुआ, उम्मीद और आरजू हमारे देखने वालों के लिए, हमारे नाज़रीन के लिए यही कि आप लोग जहां कहीं भी रहें, खुश खुरम रहें, बसहत सलामत रहें, बखैर व आफियत रहें और ज़िंदगी के मामलात में रवां दवां रहें। नाज़रीन मोहतरम, इस साल के आखिरी महीने की पहली तारीख आज 1 दिसंबर है और जब घर से स्टूडियोज़ के लिए आए तो रास्ते में जो मंजर देखा वो बिल्कुल दिसंबर की सर्द टिपिकल सुबह का मंजर। हल्की हल्की धुंध, शदीद सर्दी और लोग गर्म मलबूसात पहने अपने मामूल के काम के लिए निकल रहे थे। हमने देखा कि कुछ लोग इस सर्दी में भी, कड़ाके की सर्दी में भी अपनी फिटनेस स्केड्यूल को बरकरार रखे हुए हैं और ये देखकर बहुत खुशी होती है और ऐसे लोगों को देखकर इंस्पिरेशन मिलती है। खैर, किसी ने किसी से पूछा कि आज मौसम कैसा है, तो वो इंसान जो है शेरी पस मंजर का था, तो शायराना अंदाज में ही जवाब दिया कि जिस कदर सर्द उसका लहजा था, जिस कदर सर्द उसका लहजा था, हू बहू आज वैसा मौसम है। लेकिन हम ना तो सर्द रवैयों के कायल हैं और न सर्द बर्ताव को पसंद करते हैं। हम गर्मजोशी से हमेशा सुबह तैयार होकर कैसा भी मौसम हो आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं इस प्रोग्राम को लेकर और फिर किसी नए मेहमान से आपकी मुलाकात कराते हैं, किसी अहम मौजू पर बात होती है। और आज भी हस्ब रिवायत वही सब होगा। आज प्रोग्राम में मैं रहूँगा आपके साथ काजी मोहम्मद हमार और मेरा साथ निभाएंगी फरा। अस्सलाम वालेकुम फरा, क्या हाल है? आप ठीक है, खैरियत से हैं? जी बिल्कुल, अब तो काफ़ी बेहतर हूँ। बहुत अरसे तक बीमार थी और आपने शुरुआत से ही कहा कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो इस कड़कती सर्दी में भी अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। और मुझे लगता है आप नहीं रखती हैं। मैं भी रखती हूँ, लेकिन फिर ये सर्दी इस कदर है कि कुछ ना कुछ हो ही जाता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। खैर, गुड मॉर्निंग J&K देखने और सुनने वाले तमाम नाज़रीन और सामाईन को मेरा भी प्यार भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बखैर व आफियत होंगे, बसहत व सलामत होंगे, अपनी सेहत का ख्याल ज़रूर रख रहे होंगे और अभी प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K देखने चाय की चुस्कियों के साथ बैठ चुके होंगे। दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि आज दुनिया भर में वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है और इस दिन की शुरुआत 1988 में हुई है। तब से यूएन की जितने भी मेंबर्स हैं वो इस दिन को जो है ऑब्जर्व करते हैं और इस दिन का मकसद जो है उस हवाले से आज प्रोग्राम में बातचीत होगी कि क्यों ये दिन जो है ऑब्जर्व किया जाता है, इसके क्या मकासद हैं और जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो एड्स कंट्रोल के लिए क्या क्या इकदाम जो हैं उठाए जाते हैं। खैर, आगाज में आपको इंतजार रहता है कि मौसम और ट्रैफिक निज़ाम के हवाले से आपको जानकारी दी जाए और
जहां तक महकमे मौसमियात की इतला का सवाल है, उनके मुताबिक आज श्रीनगर में दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है और रात का कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के इम्कानात हैं। दिन भर जो है बादल छाए रहेंगे, मतलब साफ नहीं रहेगा बल्कि बादल रहेंगे, लेकिन बरसने के बारिश या कुछ भी कोई इम्कानात नहीं है बालाई और इलाकों में और प्लेन्स में भी। और जम्मू की बात की जाए तो दिन भर अच्छी धूप खिली रहेगी। दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है। और वहीं महकमे ट्रैफिक से ये इतला मौसूल हुई है कि आज छोटी गाड़ियों को जम्मू श्रीनगर जो कौमी शाहराह है दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त होगी, जबकि जो बड़ी गाड़ियां हैं उन्हें नवयुग टनल से जम्मू जाने की इजाज़त होगी। और वहीं जो SSG रोड है उसमें क्योंकि क्लियरेंस का काम चल रहा है तो करगिल से श्रीनगर गाड़ियां आ सकती हैं। और मुगल रोड की बात की जाए तो दोनों अतराफ से आज गाड़ियों को चलने की इजाज़त होगी। ताहम स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर एक बार राब्ता ज़रूर कायम कीजिएगा। बहुत शुक्रिया फरा अपडेट्स के लिए। और जो भी हमारे आम मुशाहिदात होते हैं जी खैर मेरी तो आदत है कि मैं अपने नाजरीन के साथ शेयर करता हूँ। ट्रैफिक के हवाले से ही एक आम मुशाहिदा ये है जी और एक अहम एस्पेक्ट है ट्रैफिक और रोड सेफ्टी के हवाले से, वो पेडेस्ट्रियन सेफ्टी है। लेकिन इस चीज़ का यहाँ पे कोई हम ख्याल नहीं रखते, ना तो पेडेस्ट्रियंस इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि हम यहाँ पे डेडिकेटेड फुटपाथ से उन पे नहीं चले। है, हर जगह नहीं, अब जहाँ नहीं है वहाँ पे लोग सड़क पे ही चलते हैं। तो इस ज़मीन में बहुत ख्याल रखना चाहिए पेडेस्ट्रियंस को भी कि सड़क जो है वेहिकुलर ट्रैफिक के लिए बनी है। तो हम फोन्स का इस्तेमाल, अगर हम ड्राइवर्स को ये कहते हैं जो गाड़ियाँ चलाते हैं कि आप फोन्स का इस्तेमाल ना करें या किसी डिस्ट्रैक्शन में आप महव ना रहें, तो पेडेस्ट्रियंस के लिए भी ये बात है ये अप्लाई होता है कि वो भी इस बात का ख्याल रखें कि सड़क पे हैं हम, इस पे चलने का एक ज़ाब्ता है, कुछ कवायद हैं जिनको हमें फॉलो करना है। और जो गाड़ियां चलाते हैं या बाइक्स चलाते हैं, आपने देखा होगा जब किसी को क्रॉस करना होता है, फिर वो बुजुर्ग हो या फिर बच्चा हो, हम अपनी गाड़ी की रफ्तार उसी वक्त तेज करते हैं जब उनको क्रॉस करना होता है ताकि हम चले जाएं फिर वो क्रॉस करें। खासकर बहुत से स्कूली बच्चे भी होते हैं जिन्हें पूरी तरह मालूम भी नहीं होता कि और डगमगा के चलते इतने बारी। आप देखिए जब आप रफ्तार अपनी तेज करते हैं ना तो इंसान को फिर बिल्कुल ही मुंजमद हो जाता है कि मैं क्या करूं, और इस वजह से काफी एक्सीडेंट्स होते हैं। अभी हाल ही में ये मुशाहिदा हुआ, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूं कि गाड़ी चलाने वालों को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपकी गाड़ी में कितना भी जदीद ब्रेकिंग सिस्टम हो, ABS हो, लेकिन एक रफ्तार के बाद गाड़ी को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब आप ऐसे इलाकों से चलते हैं या ऐसी सड़कों पे चलते हैं जहाँ पे स्कूल्स आसपास हैं, लोग चल रहे हैं, रेजिडेंशियल इलाका है, तो अपनी गाड़ी की रफ्तार को धीमा रखें। इससे काफ़ी हादसात होने से हम बच सकते हैं। खैर आप सोच रहे होंगे कि काफ़ी बातें हो गई, लेकिन प्रोग्राम की पहली पेशकश जो है अभी आना बाकी है। लेकिन आज हमने बहुत ही एक अच्छे नगमे को सठी मुदुर तो म्यूठ कशुर लुक मौसीकी हुंद अब्दुल रशीद हाफिज साहब तिहज पार्टी करनी पेश। तम पत करो पन्न मौजूद मेहमान से गुफ्तगू अकिस अहम मौजू के हवाले तो वुचान प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। Teli pos qadam bud gasnay tasme qazan. 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 Adl dun jannat sab jahannam bi but khamay. Ay bism tasme عدل دن جنت صاب جهنم بي بتقاني هاي قسم تصوير واجور قاسيانا او قال الكريم والصوت سكن نايتم على هاي قسم تصوير واجور قاسيانا
در سیر وادت روح یل خالصا مریسمن 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 پای برکابون لگ خاص دکانی پای برکابون لگ خاص دکانی پای بسم تصفیقون واجون خاصیارانی عالم کریم و شوق سکن نیچن عالمی پای بسم تصفیقون واجون خاصیارانی خود را ترون خوش تو پای در دنیا 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 نهنای اندر پاک ذات ناد لایونی پای بسم تصفیقون لاجون خاصیارانی نهنای اندر پاک ذات ناد لایونی پای بسم تصفیقون لاجون خاصیارانی عالم کریم و شوق سکن نیچن عالمی پای بسم تصفیقون لاجون خاصیارانی عالم کریم و شوق سکن نیچن عالمی پای بسم تصفیقون لاجون خاصیارانی یم زول سندن دار کنگس کرن سنگن سور 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 ای فرهادن زین شیرین ملکی ایرانی ای بسم تصفیقون لاجون خاصیارانی ای فرهادن زین شیرین ملکی ایرانی ای بسم تصفیقون لاجون خاصیارانی عالم کریم و شوق سکن نیچن عالمی ای بسم تصفیقون لاجون خاصیارانی ای بسم تصفیقون لاجون خاصیارانی ای بسم تصفیقون لاجون خاصیارانی تو تز جای چی زود دگی بسیت منز قابس تو تز جای چی زود دگی بسیت منز قابس تو تز جای چی زود دگی بسیت منز قابس تو تز جای چی زود دگی بسیت منز قابس آگر پچنے تابیاچی جن پرستانی ای بسم تصفیقون لاجون خاصیارانی آگر پچنے تابیاچی جن پرستانی ای بسم تصفیقون لاجون خاصیارانی عالم کریم و شوق سکن نیچن عالمی ای بسم تصفیقون لاجون خاصیارانی ای بسم تصفیقون لاجون خاصیارانی ای بسم تصفیقون لاجون خاصیارانی طلعی برکای پان تاکی قرن شد رسمن 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 ات دریا وسیل سنگ نیب نشانی ای بسم تصفیقون لاجون خاصیارانی ات دریا وسیل سنگ نیب نشانی ای بسم تصفیقون لاجون خاصیارانی عالم کریم و شوق سکن نیچن عالمی ای بسم تصفیقون لاجون خاصیارانی نفات نقصان کا پت کن پرستی روز نفات نقصان کا پت کن پرستی روز نفات نقصان کا پت کن پرستی روز نفات نقصان کا پت کن پرستی
الوهاب كن فيكن زان قراني هاي اسم تصرفون عبد الوهاب كن فيكن زان يكساني هاي اسم تصرفون ها وهب خارو كن فيكن زان قراني هاي اسم تصرفون عالم کریم شوق سکن لیکن آلانی عالم کریم شوق سکن لیکن آلانی बया दीदी की शॉपिंग के लिए बाहर चलते हैं। बाहर जाने की क्या जरूरत है, गोल्ड ही तो लाना है। गोल्ड के लिए यू आर ज्वेलर्स। यू आर ज्वेलर्स? हाँ, ठीक है चलते हैं। आज ही पहुंच जाएं युवा ज्वेलर्स, खादी कदर, सराफ कदर। मुल्क का नामवर IVF सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में हजारों बे औलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 2 सालों से वादी कश्मीर में वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश और उनकी डॉक्टरों की टीम की निगरानी में औलाद की खुशी मयसर हुई है। जो सालों से औलाद की खुशी के लिए तरसते थे, तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर मगर मलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814-021-991। गफर साहब, ये क्या मीन जमीन वो बनावा अत हाई डेंसिटी बाग, मगर बजट कमी पहन यम कुल द्रज। वसा बाबा सुल्तान तु पोज वन, मगर बह बोज बाबा बड़ खुश खबर। क्या खुश खबरी यह सरकार के मत सानि यूटी मज सारे खुद बड़ नर्सरी हाईटेक मॉडल नर्सरी आमज बनाने टंगमर्ग। अच्छा, यम रूट स्टॉक यूरोप पे अनान पे अकिस दोन वरियन पन्न फार्मन अंदर इन गुड़ाई दिवान ताकि यम गसन यकिस आब हवास तो मेच मोफिक। अच्छा, यम कुल नेबरिमो कुलियों खत सठा सस्त, फसलहन तह जान वपदान, यमन बेमार लगनो खतर सठा कम आसान। ये गफार साहब ऐसे मतलब बड़ परेशानी है। तल सा पक तेल जल्दी गो तौर पक सा। गट मंजन यी जुनगाश अस रूजन पगहच आश अस रिश्तन बरहव गोड अस पखन कड़हव वाश। सेमटेक सीमेंट्स रिश्तन हिज मजबूत इमारत। जी नाज़रीन मोहतरम, आपका फिर से एक बार इस्तकबाल। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK, जो हर दिन हर सुबह हम आप तक पहुंचाते हैं 8 बजे से लेकर 9 बजे तक। नाज़रीन, जैसा कि फरा ने आगाज में ही इंकशाफ किया कि आज वर्ल्ड एड्स डे है, कुछ बड़े ग्लोबल हेल्थ चैलेंजेस में से एक ये बीमारी भी है। अब ये चैलेंज इसलिए है क्योंकि इस बीमारी के से जुड़े कुछ मिथ्स, कुछ टैबूज और स्टिग्मा ने इस बीमारी को और शदीद बना दिया है। एक मरीज, खैर उसकी जिस्मानी सेहत तो इससे मुतासिर होती ही है, लेकिन ये जो मिस इन्फॉर्मेशन और मिथ्स इसको सराउंड कर रही है इस बीमारी को, इसकी वजह से उसकी जहनी सेहत भी बहुत हद तक मुतासिर होती है। तो इस बीमारी का खात्मा करने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई जाए, इसमें इनफरादी सतह पर हम क्या कर सकते हैं, इज्तिमाई सतह पर क्या कर सकते हैं, बहसते एक शहरी के क्या कर सकते हैं, बहसते एक माशरे के क्या कर सकते हैं, और इलाज मुआलजे में किस तरह की पेशरफ्त हुई, इस मामले में
बात करने के लिए हमारे साथ दो मेहमानान तशरीफ़ फरमा है। मेरी दाईं जानिब तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर मोहम्मद लतीफ़ साहब, डॉक्टर मोहम्मद लतीफ़ चारू साहब, सीनियर मेडिकल ऑफिसर ART सेंटर स्किम सोरा। सर आपका इस्तकबाल और खैर मकदम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JN के। और बाईं जानिब मेरी तशरीफ़ बाईं फरमा है जानिब खान इम्तियाज अहमद सर हैं जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं एड्स कंट्रोल सोसाइटी जम्मू एंड कश्मीर। सर आपका भी प्रोग्राम में दोनों मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल। खैर मकदम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JN के में। सर आप तो खैर आते रहते हैं हमारे प्रोग्राम्स में और हमें मुस्तफ़ीद करते हैं जानकारी से, इंफॉर्मेशन से, बहुत सारी बीमारियों के हवाले से, लेकिन बिलखुसूस इस दिन पे आप ज़रूर आते हैं और इस बात का अंदाज़ा हमें दिलाते हैं हमारी ऑडियंसेस को भी कि इस बीमारी के हवाले से क्या कुछ पेशरफ्त हुई। खैर उससे पहले क्योंकि हर साल या कहें हम हर दिन ही इजाफा होता है हमारे नाज़रीन में, देखने वालों में, बहुत सारे लोग आपसे शायद मानूस ना हो, आपको न जानते हो, उनके लिए ज़रा सा तारुफ अपना दे दें, उसके बाद हम असल मौजू पे आएं। जैसे आपने कहा कि मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद लतीफ़ और मैं एज सीनियर मेडिकल ऑफिसर काम कर रहा हूं। जो हमारा यहाँ पे अकलौता एक ट्रीटमेंट सेंटर है जो एड्स पेशेंट्स के लिए है, तो वो हमारे सोरा अस्पताल में है। तो वहाँ हमारा एक सेंटर है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी सेंटर, तो वहाँ मैं काम कर रहा हूँ एज इंचार्ज। तो मेरा जो है पैदाइश जो है मेरा ताल्लुक सोपोर से है। तो जो बेसिक तालीम वगैरह वहाँ पे पहले मिडिल स्कूल में, फिर हायर सेकेंडरी, फिर कॉलेज, उसके बाद मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में एडमिशन हुआ है मेरा 1977 में। फिर वहीं से बाकी जो हाउस जॉब वगैरह करके सोरा अस्पताल में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की मेडिसिन में। उसके बाद मैंने सोरा अस्पताल में ही कुछ टाइम काम करके फिर मैं बाहर गया था, सऊदी अरब गया, इंग्लैंड गया, वहाँ से भी एक MRCP की डिग्री हासिल मैंने की। तो वहाँ से आके फिर मैं वापस सोरा अस्पताल आया। वहाँ पे एक जो हमारा ये डिपार्टमेंट था उस वक्त चलाने के लिए कोई नहीं था, तो मुझे बोला गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले 12-13 साल से वहाँ पे इस डिपार्टमेंट में जी फायज हैं। और इम्तियाज साहब आपसे भी जानना चाहेंगे कि एक बेसिक सा तारुफ जो है हमारे नाज़रीन को, और आप इस प्रोग्राम में पहली दफ़ा शामिल हुए हैं तो वो ज़रूर बताएं। मेरा नाम इम्तियाज अहमद खान है। मैं शहरी श्रीनगर DC ऑफिस से थोड़ा एक आगे एक मोहल्ला है जड़ी कदल उसको बोलते हैं, मैं उससे वहाँ से बिलोंग करता हूँ। बचपन में वहाँ रहते थे, उसके बाद थोड़े बड़े हुए तो बेमना हाउसिंग कॉलोनी में, और इस वक्त मैं नवगाम में रहता हूँ। तो मेरी तालीम जो पहले BSc B.Ed उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन हुई, तो साथ ही साथ फिर एक बार मौका मिला दिल्ली में कुछ साल रहने का, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। तो बीच में JK बैंक में भी मेरी मुलाजमत लगी थी, लेकिन पता नहीं क्यों छोड़ी। उसके बाद तकरीबन 15 साल तक एजुकेशन के साथ वाबस्ता रहा। तो एज टीचर काम करता था। मेरा अपना एक इंस्टीट्यूशन था, नेशनल ट्यूटोरियल्स कोचिंग सेंटर, कश्मीर में चलता था, बड़े अरसे तक चलता रहा। तो उसके बाद सऊदी अरब भी गया, वहाँ भी काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में ये था कि कुछ ऐसा करे कि कुछ इनोवेटिव ऐसा मेरे जहन में था कि कुछ ऐसा लोगों के लिए करे जहां मुझे दिल को तसल्ली हो, यकीन हो कि मैं कुछ कर रहा हूं अपनी सोसाइटी के लिए। तो किस्मतन 2000 में मेरी अपॉइंटमेंट हुई जम्मू कश्मीर एड्स कंट्रोल और सोसाइटी में। तो अभी 22 साल से इसी में हूँ। बड़े सारे पोस्ट पे भी फाइज रहा। आजकल असिस्टेंट डायरेक्टर लेबोरेटरी सर्विसेज हूँ, IC डिवीजन भी देखता हूँ, और भी जैसे जैसे डायरेक्टरेट से इंस्ट्रक्शन आती जाती है काम देखता हूँ, और इस वक्त कश्मीर डिवीजन का कैंप इंचार्ज भी हूँ। जी खैर, आप पहली मरतबा गुड मॉर्निंग JN की में हमारी बाकी प्रोग्राम्स में तो शिरकत करते रहे। आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट बड़ी खूबसूरत सी है। आप जब नगमा भी चल रहा था उसको भी आप बड़े अच्छे अंदाज से एंजॉय कर रहे थे। खैर आप काफ़ी जगह गए हैं और काफ़ी जॉब्स आपने किए हैं। कहीं पे आपने जैसा कहा कि एक सेटिस्फैक्शन की ज़रूरत होती है जहाँ पे दिल को तसल्ली हो कि आप खिदमत खल्क कर रहे हैं और अपनी सोसाइटी को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। तो इस सोसाइटी के साथ कैसे जुड़ना आपकी वाबस्तगी? देखिए, एजुकेशन में जब मेरी तालीम मुकम्मल हो रही थी, जब मैं टीचर था तो बहुत तेज़ था। मतलब यूं कहूं कि जहां पर भी, मतलब जितने भी यहाँ कश्मीर में लीडिंग स्कूल्स है मैंने काम किया है, तो बच्चों को कभी कभार मारता भी था, कभी कभार क्या बहुत हद तक मारता था।
तो फिर अचानक एक दिन बीएड किया मैंने, तो बीएड के बाद ही मुझे ये समझ आया कि एजुकेशन का मकसद क्या है। तो हमें अपनी बात एक बच्चे के जहन में कैसे डालनी है और उसको अपनी जानिब कैसे रागिब करना है। इससे मुझे ये पता चला कि एक उस्ताद जो है ये एक आईना होता है एक स्टूडेंट के सामने, कि वो उस आईने में हमेशा अपनी इमेज देखता है। सही बात। तो इस सोसाइटी में रहने का खाली मकसद ये था कि जब पहले आया तो क्योंकि सबको शौक होता है तालीम मुकम्मल हो गई यार, कुछ पैसे कमाए, तनख्वाह मिले, तो लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं लोगों से मिलता गया, खासकर HIV एड्स पेशेंट्स के साथ जब मेरा राबिता हुआ, तो जितने भी अभी तक इस सोसाइटी में डायरेक्टर्स हुए सबके साथ काम करने का मौका मिला। अभी तक कुछ उनमें से डायरेक्टर हेल्थ चले गए, कुछ DG फैमिली वेलफेयर भी अभी डॉक्टर सलीमुर रहमान है, उनके साथ सबके साथ काम करने का मौका मिला और मुझे अच्छा लगा। क्योंकि जब भी मैं कहीं जाता हूँ, आज के दिन के हवाले से तकरीबन 7 असाइनमेंट्स है, शाम 5 बजे तक हर जगह जाना है, लेक्चर वगैरह देना है। मुझे लग रहा है कि जो गाइडलाइंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनको अपनी इस यूटी में इम्प्लीमेंट करने में, और खासकर एडोलेसेंट एजुकेशन जो है, जो एक यूथ है, उस वहां तक कॉलेजेस के जरिए मैं पहुंचता हूं और अपनी बात उनके सामने रखता हूं। तो मुझे बड़ी मसरत होती है। अहम बात कही कि आप उन पेशेंट के साथ बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। ये जो टीचिंग का तजुर्बा है वहाँ काम आया बहुत हद तक। शायद यही एक कामयाबी मुझे लग रहा है, अगर मैं आज तक कामयाब रहा इसकी वजह यही है कि मैं एक उस्ताद रहा हूँ। क्योंकि एक मोटिवेशन पावर होना चाहिए इंसान के पास, कन्विक्शन। हाँ, क्योंकि बच्चा, कोई भी इंसान, बच्चा बड़ा हो, जब वो आपके सामने बैठे तो उसको किस तरीके से आप कायल करे अपनी बात से। तो ये इसमें एजुकेशन का एक बहुत अहम रोल होता है। जी, बहुत शुक्रिया। खैर, डॉक्टर मोहम्मद लतीफ़ चारू साहब यहाँ पे बैठे हैं। अगर इस दिन के हवाले से बिलखुसूस हम बात करें तो क्या मकसद है, क्यों ऑब्जर्व करते हैं हम ऐसे दिन को? जैसा इन्होंने कहा कि 1988 से ये दिन मनाया जा रहा है और हर साल एक अलग अलग थीम होता है, एक मकसद होता है इस थीम का। तो इस साल का एक जो थीम है, इम्पोर्टेंट थीम है, इक्वलाइज। मतलब क्या है उस इक्वलाइज का? इस वक्त जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है दुनिया में, उसमें वो खामियां हैं अभी भी। एक इनइक्वालिटी देखी गई है, डिस्क्रिमिनेशन, बहुत सी चीजें लेवल पे इनइक्वालिटी देखी गई है। तो वो चीज का अगर हमें इसका मुकाबला करना है, ये जो चल रहा है, एक एपिडेमिक चल रहा है, इसको खत्म अगर करना है तो इसमें जो इनइक्वालिटीज है उसके लिए, उसको खत्म करने के लिए हमें आगे सबको एक इट्स अ कॉल टू एक्ट अगेंस्ट दोज इनइक्वालिटीज। वो 3 डिफरेंट लेवल की इनइक्वालिटीज है। एक तो एक यूनिफॉर्म होनी चाहिए जो फैसिलिटीज, सर्विसेज, चाहे ट्रीटमेंट हो, चाहे प्रिवेंशन हो, चाहे बाकी फैसिलिटी, इसमें एक इक्वलिटी। दूसरा है लॉज एंड रूल्स, सो दैट देयर इज नो स्टिग्मा। इक्वल माने जाए इन लोगों को, जहां पे जाए ये बराबर होने चाहिए, जो बाकी लोग हैं उनके बराबर उनको मानना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट है जो एक टेक्नोलॉजिकल एक बैरियर है। हम देखते हैं कि जो बाकी जो ममालिक हैं वहाँ पे जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैं इस फील्ड में, तो वो यहाँ पे पहुँच जाए, उसका फायदा यहाँ के बीमारों को हो, वो गैप कम करने का, उसकी एक्सेसिबिलिटी के हवाले से भी इक्वालिटी। हाँ, मैं आपको एक थोड़ा एग्जांपल दूं कि हमारे यहाँ अब पिछले 1-2 साल से हम एक टेस्ट कर रहे हैं, वायरल लोड टेस्ट उसको बोलते हैं, कि हम देखते हैं कि बीमारी का कितना है, इसका असर कितना है। तो आज से 2 साल पहले तक वो टेस्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं था। ये बिल्कुल एड्स के हवाले से, बिल्कुल एड्स के। हालांकि यही टेस्ट जो है रूटीन, एक वेस्ट में या बाकी मुल्कों में एक रूटीन सी बात थी, लेकिन हमारे लिए शायद एक, तो वो एक कम हो गया है। इसके साथ और भी ऐसी चीजें बहुत सी हैं जो अभी शायद हमारे पास नहीं है। तो वो एक इक्वलाइज करने के लिए, इक्वलिटी लाने के लिए आज का दिन जो है उस पर खास जोर दिया जा रहा है कि इक्वलिटी आ जाए। तो ये है आज के डेट का दिन का मकसद। जी, इम्तियाज साहब, आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्योंकि JNK एड्स कंट्रोल सोसाइटी जो है, क्या एक लोकलाइज्ड थीम भी हम रखते हैं JNK में, और आज के दिन के हवाले से क्या कुछ किया जाता है सोसाइटी की जानिब से, या हर साल क्या इकदाम किए जाते हैं? देखिए, जैसे इन्होंने पहले कहा कि मेरे चेहरे पे एक मुस्कुराहट है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर पूरा दिन
हालांकि 3 हफ्तों तक ये हमारा सारा सिलसिला जो HIV अवेयरनेस का साल भर तो चलता ही रहता है, लेकिन स्पेशली 3 हफ्ते बिल्कुल 3 हफ्ते चलेगा। लेकिन इस वक्त मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि बैठे बिठाए मैं लाखों लोगों तक पहुँच रहा हूँ, मेरी डिपार्टमेंट की आवाज़ पहुँच रही है। जहाँ तक आपने कहा थीम की बात है, जो थीम सिलेक्ट किया जाता है ये नेशनल एड्स कंट्रोल की तरफ से पूरे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए एक ही होता है। तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि मकसद हमारा ये है कि हम एक आम इंसान को ये कहे कि सर्विसेज कहाँ से अवेलेबल है। देखिए, एक ऐसा इंसान जो ये कहे कि मैं HIV टेस्ट करूं, अगर 10-15 साल पीछे में चला जाता या 8-10 साल की बात मैं करूंगा तो कुछ मखसूस सेंटर्स थे जहां पर HIV की टेस्टिंग होती थी। लेकिन यही 2-3 साल में हम हर एक ऐसे छोटे से छोटे हेल्थ सेंटर जो हमारा PSC है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है या CHCs है, वहां तक भी हम पहुंच गए। तो मुझे लगता है कि अगर एक इंसान अपने घर के दरवाजे से कदम बाहर रखे तो छोटा मोटा एक हॉस्पिटल मिलता है जहां पर इसकी HIV की टेस्टिंग होती है। हालांकि ये भी बात सच है कि वो जो टेस्टिंग है उसको हम प्राइमरी स्क्रीनिंग कहते हैं। तो अगर ऐसी प्राइमरी स्क्रीनिंग में पेशेंट रिएक्टिव आता है या जिसको हम कहे पॉजिटिव आता है तो उसको हम वहां पर पॉजिटिव डिक्लेयर नहीं करते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को हम फिर डिजिग्नेटेड इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर जिनको हम ICTCs कहते हैं, जो हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, जो हर एक मेजर हॉस्पिटल में है, और वहां पर जो मेथड है तकरीबन 3 टेस्ट किए जाते हैं, डिफरेंट मेथड्स, उनके अपने डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं। और अगर तीनों टेस्टों में पूरी तस्दीक हो जाए, पूरी तरह से अगर 3 टेस्ट में 2 टेस्ट में हमारे पास वो पॉजिटिव आता है तभी उस पेशेंट को हम अपने रिवील करते हैं ART सेंटर जो सिक्किम सोरा में जहां पर डॉक्टर साहब है तो हम भेज देते हैं। बाकी आगे की तहकीक वहां पर हो जाती है। और मान दीजिए अब वो HIV पॉजिटिव कंफर्म हो गया, ठीक है, एनलिस्ट ART में हो गया, उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर बनता है, ठीक। उसके बाद अब इस पेशेंट का क्या होगा ये देखना जरूरी है। एग्जैक्टली। तो पहले तो जो हमारा ART सेंटर है ये लोग उस पे नजर रखे हुए है ट्रीटमेंट का, उसका वायरल लोड, उसका CD4 काउंट बार बार चेक होता है, वो एक है। लेकिन उसके साथ साथ जो सोशल स्कीम्स है ये जरूरी है, क्योंकि जैसे आपने पहले कहा था कि अभी ये स्टिग्मा है सोसाइटी में, लेकिन मुझे लग रहा है मेरे ये कैरियर के 22-23 साल जो गुजरे हैं मुझे लग रहा है बहुत हद तक कम हो गया। लोग बहुत अवेयर हो गए हैं और भी जरूरत है काम करने की, मैं इस बात को तस्लीम करता हूं। लेकिन ये जैसे पहले पॉजिटिव डिक्लेयर हुआ तो ये एक ऐसे मतलब ऐसे माहौल में चला जाता था, जहनी दबाव में आ जाता एक्सेप्टेंस था। लेकिन आजकल क्या है कि अगर HIV पॉजिटिव या एड्स में पेशेंट मुब्तला हो गया तो हम कहते हैं कि जैसे बाकी सारे इन्फेक्शन है ये भी एक ऐसा इन्फेक्शन है। और इम्तियाज साहब जैसे अभी लतीफ साहब कह रहे थे, उन्होंने वायरल लोड का जिक्र किया तो मुझे कोविड पैंडेमिक की याद आ गई। जैसे कोविड पैंडेमिक में हम ये वायरल लोड बार बार गर्दिश करता था हमारे अजहान में। और मेरी दुआ तो यही है कि जैसे उस ग्लोबल एक आलमगीर वबा को हमने फाइट किया और अपने माशरों से उखाड़ फेंका, मुझे लगता है कि उसी तरह की हिकमत हमली जिससे फिलफौर नताइज हमें मिले वो इसमें भी जरूरत है, इसमें भी दरकार है, एड्स में भी। खैर, आपने कहा कि उनको उन पेशेंट्स को ये जो सोशल स्टिग्मा है या स्कीम्स के जरिए से, पॉलिसीज के जरिए से फायदा पहुंचे ताकि एक डिस्क्रिमिनेशन ना रहे, वो किस तरह की स्कीम्स हैं, क्या है, उनकी तफसीलात भी आपसे जानेंगे। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, एक छोटे से वक्फे के लिए हमें रुकना है। वक्फे के उस पार अखबार की सुर्खियां और अपने मेहमानान से जो है गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। गटि मंज जन यी जुन गाश अस रूजन पगहच आश अस रिश्तन बरहव गोड अस पखन कढ़व बाश। सेमटेक सीमेंट्स, रिश्तन हिज मजबूत इमारत। बड़ा दीदी की शॉपिंग के लिए बाहर चलते हैं। बाहर जाने की क्या जरूरत है, गोल्ड ही तो लाना है। गोल्ड के लिए यू आर ज्वेलर्स। यू आर ज्वेलर्स? हाँ ठीक है, चलते हैं।
आज ही पहुंच जाएं युवा ज्वेलर्स, कादी कदर, सराफ कदर। मुल्क का नामवर IVF सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में हजारों बे औलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 2 सालों से वादी कश्मीर में वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश और उनकी डॉक्टरों की टीम की निगरानी में औलाद की खुशी मैसर हुई है। जो सालों से औलाद की खुशी के लिए तरसते थे, तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर, मगर मलबाग, श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814 021 वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK और आज दुनिया भर में वर्ल्ड एड्स डे ऑब्जर्व किया जा रहा है और इसी ज़िम्न में आज के प्रोग्राम में 2 मेहमान हजरात हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, जिनमें डॉक्टर मोहम्मद लतीफ़ चारू साहब हैं जो कि सीनियर मेडिकल ऑफिसर ART सेंटर स्किम सोवरा, और दूसरे मेहमान जो हैं खान इम्तियाज़ अहमद साहब जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं एड्स कंट्रोल सोसाइटी जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। और अभी वक्त हो चला है कि अखबारात की सुर्खियां प्रोग्राम में आप तक पहुंचाई जाएं। रमान, आपसे शुरू करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। एक अंग्रेजी रोजनामे से ये खबर, केस रजिस्टर्ड और इरेगुलरिटीज इन अकाउंट्स असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, CBI सर्चेस 14 प्लेसेस JK SSB मेंबर्स अमंग 20 पर्सन्स बुक्ड। जी, और मेरे पास एक उर्दू रोजनामा है जिसमें खबर शाया हुई है कि मनोज सिन्हा ने आवास ग्रामीण के मुस्तफीदीन में बराह रास्त 49% 17 करोड़ मुंतकिल किए। गरीब और कमजोर तबके की फलाह व बहबूदी हमारी अव्वलीन तरजीह है LG। एक उर्दू रोजनामे में बच्चों के हवाले से ये खबर शाया हुई है। वादी कश्मीर और खित्ते चिनाब में सरमाई तातीलात के स्केड्यूल पर अमल दरामद शुरू। अव्वल से 5वीं जमात तक के बच्चों के लिए स्कूल बंद। खैर बच्चे तो खुश होंगे कि उनके स्कूल्स जो हैं बंद हो गए सरमाई तातीलात के लिए, लेकिन अभी कुछ क्लासेस के लिए अभी और कुछ दिन स्कूल्स खुले रहेंगे, उसके बाद उनकी भी विंटर वेकेशंस होगी। खैर विंटर वेकेशंस फरा एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें बच्चे चाहते हैं कि हम पढ़े ना, बस खेले कूदे, लेकिन उन पे जो विंटर असाइनमेंट्स थोपी जाती हैं फिर बहुत ज्यादा। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, मेरा छोटा सा मसेरा भाई है जो अभी अभी प्री स्कूल से निकल के स्कूल में दाखिल हुआ है और उससे प्ले स्कूल का वो माहौल में जो है रहने की आदत थी। अब स्कूल में अचानक विंटर ब्रेक्स हुई है तो उन्होंने कहा है कि ट्यूशन भी जाना है, तो मम्मा को कह रहा था कि फिर ब्रेक्स कहाँ हैं, फिर तो पढ़ना ही है। जी, और मेरे पास एक अंग्रेजी रोजनामा है जिसमें बहुत से स्टूडेंट्स को प्लेटफॉर्म जो है यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करती हैं, बहुत से फेस्टिवल्स होते हैं और उसी ज़मीन में ये खबर शाया हुई है कि यूथ फेस्टिवल सोजल कंक्लूड्स एट कश्मीर यूनिवर्सिटी। और इसी अखबार में एक और खबर शाया हुई है कि इम्हांस इम्पार्ट्स ट्रेनिंग टू सुकून काउंसलर्स। जी, एक अंग्रेजी रोजनामा मेरे पास और इसमें ये खुशाइन खबर शाया हुई है। At 200 working days, Kashmir sees a fruitful academic session after years. जी, और एक अंग्रेजी रोजनामे से आप तक 2 खबरें पहुंचाते हैं कि वुमेन मस्ट लर्न न्यू लाइफ स्किल्स, चीफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, और CBI रेड्स 14 लोकेशंस इन केस ऑफ FAA फ्रॉड केसेस। माजिज़े हिंद हवाली खबर एक इस उर्दू रोजनामे में मादरी जबान में तालीम बिल्कुल आसान और तेज तर है। अमित शाह इलाकाई जबानों में पढ़ाए जाने की जरूरत पर जोर। जी, और मेरे पास एक आखिरी उर्दू रोजनामा है जिसमें खबर शाया हुई है कि LG की मुलाकात लोगों को सबसे पहले सुनना अव्वलीन तरजीह। डिप्टी कमिश्नर और एक्सप्रेस इंतजामिया का चेहरा जिम्मेदारी के साथ लोगों की खिदमत करे लेफ्टिनेंट गवर्नर। जी नाज़रीन मोहतरम, ये तो थी अखबारात की सुर्खियां जो हमने हर दिन की तरह आप तक पहुंचाई। हम आज वर्ल्ड एड्स डे के ताल्लुक से बात कर रहे हैं 2 मुअज़्ज़ज़ मेहमानान से। डॉक्टर मोहम्मद लतीफ़ चारू साहब बैठे हैं मेरी दाईं जानिब, जो सीनियर मेडिकल ऑफिसर ART सेंटर स्किम सोवरा हैं, और बाईं जानिब तशरीफ़ रखते हैं खान इम्तियाज़ अहमद साहब, असिस्टेंट डायरेक्टर एड्स कंट्रोल सोसाइटी JNK UT। लतीफ़ साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे क्योंकि हर बार आप हमें ये बताते हैं कि ये बीमारी जो है कंट्रोल की जा सकती है, इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, इसका इलाज और मुआलजा भी मुमकिन है किसी हद तक, तो क्या पेशरफ्त हुई है तब से लेकर अब तक इन टर्म्स ऑफ मेडिकेशन, इन टर्म्स ऑफ वैक्सीनेशन, वो सब? जी, तो जैसा हम बार बार कहते रहते हैं कि अगर देखा जाए जब से ये जो वबाई बीमारी शुरू हुई है, एक्चुअल अगर देखा जाए तो 1981 में इसका आगाज हुआ था। तो फिर
86 کے بعد ہی جو ہے اس کا علاج وغیرہ شروع ہوا. ریسرچ تو بیسیکلی شروع میں کچھ پتہ نہیں تھا کیا چل رہا ہے، لیکن 86 کے بعد اس پہ بہت کام چل رہا ہے. آہستہ آہستہ دوائیں آنے لگی، پہلے ایک دوائی پھر دوسری دوائی، لیکن دوائیں ایسی جس سے سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ہوا کرتی تھی. تو اور بیمار کو دن بھر دوائیاں کھاتے رہنا تھا، تو بہت پریشانیاں ہوتی تھی. پھر ظاہر ہے اس وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی گئی، نئی دوائیاں آتی گئی. اور اس وقت جو حال ہے اگر ہم دیکھیں یہاں پہ جو ہمارے پاس جو ہے، میں انٹرنیشنل لیول کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہاں پہ جو ہمارے پاس جو دوائیاں ہیں اس وقت ہم بیمار کو دیتے ہیں دن میں 1 ٹیبلٹ. اچھا. اور سمجھ لو کہ اتنا اس میں اتنے کم سائیڈ افیکٹس ہیں، اتنا کم اس کا برا اثر پڑتا ہے کہ بیمار خوشی خوشی وہ دوائی کھاتا ہے. اس کو بولتے ہیں ہم رات کو آپ سونے کے وقت 1 ٹیبلٹ کھانا. اور ہم نے دیکھا ہے اس کے اثرات جو ہے بہت واضح طور سامنے آتے ہیں اور بہت کم پیریڈ میں. یعنی جو پہلی دوائیاں ہوتی تھی وہ 6 مہینے 1 سال لیتے تھے تو اس کو کنٹرول کرنے میں. آج کی دوائیں 1-2 مہینے میں ہی اس بیماری کو اچھی طرح قابو میں لاتا ہے، جس کو ہم بولتے ہیں وائرل لوڈ. جب ہم دیکھتے ہیں تو انڈیٹیکٹڈ، یعنی کچھ نہیں دکھ رہا ہے وہاں پہ، اتنا کنٹرول کرتا ہے کہ سمجھ لو انڈیٹیکٹڈ بن جاتا ہے. وہ بھی 2 اور 3 مہینے کے اندر ایک بڑی تبدیلی ہے وہ جو ہمارے پاس ہے. اور کچھ چیزیں جو ابھی ہمارے پاس نہیں ہیں. آج کل اگر دیکھیں آج کے ڈیٹ میں انٹرنیشنل لیول پہ بھی کچھ نئی چینج آئی ہیں. ایک بڑی تبدیلی آئی ہے کہ ایک انجیکشن لینا ہے مہینے یا 2 مہینے میں 1 بار. تو اس سے کیا ہوگا کہ بیمار کو زیادہ پریشانی نہیں ہوگی کہ ڈیلی کھانا ہے اور بار بار نہیں جانا پڑے گا، 2 مہینے میں 1 بار. لیکن میں یہ بھی ساتھ کہوں کہ ابھی جو ہے ہمارے پاس ویسا ہے نہیں. تو یہ تو جہاں تک علاج کی، اور یہ جو دوائیاں میں نے بولا اگر بیمار ہمارے مشورے پہ چلے گا، اگر صحیح طریقے سے کھائے گا تو ہم تقریباً گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے اپنی زندگی جو اس کی ہوگی اللہ تعالیٰ نے جو دی ہوگی روزمرہ کی زندگی گزار سکتا ہے. روزمرہ اور جو لانگوٹی ہوتی ہے جو انسان کی اپنی زندگی، وہ انسان آرام سے اپنی زندگی گزار سکے جیسے کہ جتنی بھی اس کو نصیب میں ہوگی. ظاہر ہے اور بھی طریقے ہیں مرنے کے، اور بھی وجوہات ہیں مرنے کے انسان کے، لیکن اس سے شاید کم سے کم نہیں مرنا چاہیے جو آج کے ڈیٹ میں ہے. اس کے لیے امپورٹنٹ ہے جو ہم جس طریقے سے ہم ان کو بولتے ہیں کیسے دوائی کھانی ہے، کیا کیا کرنا ہے. اگر اس پہ بیمار چلے تو مجھے پورا یقین ہے کہ یہ بیمار جو ہے بہت دیر تک آرام سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. تو دوسرا ایک جو چیز ہے کہ ویکسین. جب سے یہ بیماری کا وجود آیا ہے، آپ کو پتہ ہے جو سائنسدان لوگ ہوتے ہیں وہ لگے رہتے ہیں اور انہوں نے شروع سے ہی اس پہ کام کیا ہے. لیکن یہ جو ہمارا HIV وائرس ہے یہ تھوڑا چالاک بندہ ہے، یہ ابھی ہمیں کامیاب نہیں ہونے دے رہا ہے. یہ اپنے جو ہے شکل بدلتا رہتا ہے، اپنا جو اس کا جینیٹک بیہیویئر ہوتا ہے چینج کرتا رہتا ہے. جہاں ہم پہنچتے ایک جگہ تو یہ ڈائریکشن چینج کر کے ہمیں دوسری. تو ابھی جو ہے آج کے ڈیٹ میں بہت کام ہو رہا ہے، لیٹسٹ ٹیکنالوجی یوز کی جا رہی ہے. خاص کر 2009 سے اگر ہم دیکھیں بہت کام ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ کہیں گے کوئی ایسا پروڈکٹ جس کو ہم کہیں گے واقعی ایک ویکسین ہے، آج کے ڈیٹ میں ابھی تک نہیں ہے. خیر، ایڈز کا ٹریٹمنٹ، اس کی پریونشن اور جو اسٹگما اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے اس بارے میں بھی بات کریں گے. امتیاز صاحب، آپ بریک پر جانے سے پہلے آپ سے یہ بات چیت ہوئی تھی کہ سوشل اسکیمز کچھ ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے ایڈز کے یا جو مریض ہیں ان کے لیے اسکیمز ہیں. یہ کیا اسکیمز ہیں اس بارے میں تھوڑی وضاحت سے بتائیے. دیکھیے، جو کشمیر ایڈز کنٹرول سوسائٹی جو انٹرنل ہمارے سب کمپوننٹس ہیں اس میں IEC ڈویژن ہے اور اس میں ایک اور سب کمپوننٹ ہے GPAC، گریٹر انوالومنٹ آف پیپل لیونگ ود HIV ایڈز. یعنی کہ جو HIV ایڈز پیشنٹ ہے ان کے لیے گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے انہوں نے کچھ اسکیمز مطلب تشکیل دی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے 2017 میں باضابطہ ایک ایکٹ بنا جو پارلیمنٹ میں بھی پاس ہوا، HIV ایکٹ. اس کے تحت کیا ہوا کہ پہلے تو جو ہماری یہ سارے ایڈز پیشنٹس ہیں ان کو ہم ہر سال 12,000 روپے فائنینشیل اسسٹنس دیتے ہیں. مطلب
जैसे डॉक्टर साहब के पास ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, रजिस्ट्रेशन हो गई तो इनके पास वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह आते हैं, तो फिर जो यहाँ हमारी यूटी की हेल्थ डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, प्रिंसिपल जीएमसी के डोमेन में वो पैसा आता है गवर्नमेंट से, और वो पैसा ऑनलाइन इन लोगों को ट्रांसफर हो जाता है। ये पहली बात है। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक 18 मिनिस्ट्री के साथ MOUs को साइन किया है। तो इससे क्या हुआ कि जितने भी डिपार्टमेंट्स इनके अंडर आते हैं, अब हम जो इस वक्त हमारे डायरेक्टर साहब है डॉक्टर समीर मोतू जी, तो उनके एफर्ट्स मैं ये कहूँगा कि दिन रात इस खासकर इस चीज़ में लगे हैं कि हम कितना भी हो सके इस HIV एड्स पेशेंट की जो लाइफ है ये थोड़ा हम इजी बनाए और इसको मतलब सोशल बेनिफिट्स दे सके। तो इसमें पहली बात यह है कि HIV पेशेंट है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुए, जितनी भी सारी ट्रीटमेंट है वो फ्री ऑफ कास्ट है। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाए, हालांकि यहाँ पर काउंटर के लिए आयुष्मान भारत भी चल रहा है, लेकिन उससे पहले भी इन लोगों को जो फैसिलिटीज सारी है वो इनको फ्री मिल रही है। इस वक्त हम और भी डिपार्टमेंट्स के साथ मतलब टाई अप कर रहे हैं। मान लीजिए कोई HIV पॉजिटिव पेशेंट है, उसका बच्चा है, तो वो कहीं एजुकेशन में है, तो उसको एजुकेशन में हेल्प मिल रही है। अभी रिसेंटली हम अभी इस वक्त ट्रांसपोर्ट और जो हमारा फूड एंड सप्लाई जो कंज्यूमर अफेयर्स का डिपार्टमेंट है उनके साथ भी हम ये टाई अप कर रहे हैं। मतलब मकसद ये है कि इस इंसान की जो जिंदगी है वो बेहतर से बेहतर बने, पहली बात। दूसरा ये है कि अब चूंकि अगर ये HIV पॉजिटिव है तो बहुत केसेस, क्योंकि 22 साल के तजुर्बे में मैंने ये भी देखा, कोई लेडी HIV पॉजिटिव डिक्लेयर हुई, क्योंकि जब हम इसकी HIV टेस्टिंग होती है तो बाज़ाब्ता हम कॉन्टैक्ट नंबर्स लेते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि लेडी हमेशा अपने हस्बैंड का कॉन्टैक्ट नंबर देती है। तो जब खुदा न खास्ता किसी वजह से HIV पॉजिटिव, पहले 10 साल पहले 15 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, HIV पॉजिटिव डिक्लेयर होती थी, तो जब इसका खावंद घर में या घर के अफराद बाकी जो थे सुनते थे, दूसरे दिन क्या होता था, वो सिम बंद होता था। तो फिर जब मुझे लगा, हमने अपने डायरेक्टर्स के साथ उस वक्त भी और इस वक्त भी हम गाइडेंस के लिए हम अपने डायरेक्टर्स के पास हमेशा जाते रहते हैं, तो हमने क्या किया, हमने उस नंबर को ऐड करके उससे कहा कि भाई आप कोई ऐसा फोन नंबर दे दो जो आपके मायके में किसी के पास हो, आपकी बहन के पास हो, आपके भाई के पास हो, ताकि अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से वो कॉन्टैक्ट नंबर जो पहला है बंद होता है तो दूसरे कॉन्टैक्ट नंबर से हम राब्ता करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमें जो ये पेशेंट है हमें ट्रैक करने में आसानी होती है। अच्छा, उसके बावजूद भी पहले क्या होता था कि कोई अनबन होती थी घर में, अगर हस्बैंड पॉजिटिव है तो बीवी छोड़ के चली जाती थी, या बीवी पॉजिटिव है तो हस्बैंड छोड़ के चला जाता था। लेकिन आज का जो HIV एक्ट है, अगर कहीं पर भी ऐसा कुछ होता है तो ये HIV पॉजिटिव पेशेंट, वेदर ही इज मेल और फीमेल, he can go straight way to the legal services। इम्तियाज साहब, आपको कथा कलामी के लिए माजरत, एक वक्फे के लिए हमें रुकना है, उसके बाद हम ये गुफ्तगू जो है जारी रखेंगे। आप सोशल स्कीम्स की हम बात कर रहे थे, लेकिन ये स्कीम्स का इतलाक या ये स्कीम्स तब नाफिज होती हैं और तब अप्लाई होती हैं जबकि केस रिपोर्ट हो। ऐसे भी केसेस हैं जो रिपोर्ट की नहीं हो रही हैं, जो टेस्ट के लिए नहीं जा रहे हैं, जो अपनी जांच पड़ताल नहीं करा रहे हैं, उनके बारे में क्या, उस बारे में जरूर बात करेंगे। ये छोटा सा वक्फा, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग। सर्दियों में आपका गर्म साथी कंपेनियन मार्क ऑफ एक्सीलेंस लाए हैं कश्मीर के सर्द मौसम के लिए खसूसी गर्म और दिलकश कंपेनियन थर्मल्स फॉर लेडीज, जेंट्स एंड किड्स, कंपेनियन ट्रैक सूट्स, कंपेनियन जैकेट्स, कंपेनियन प्योर वूलन स्वेटर्स और भी कंपेनियन की मुख्तलिफ अकसाम वादी कश्मीर के हर मशहूर व मारूफ स्टोर्स पर दस्तियाब है। कंपेनियन मार्क ऑफ एक्सीलेंस। जी वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे के देख रहे हैं आप। आज हम वर्ल्ड एड्स डे के हवाले से बात कर रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद लतीफ़ चारू साहब से, जो सीनियर मेडिकल ऑफिसर ART सेंटर सिक्किम ज़ोरा हैं, और इनके साथ हमारे साथ और एक मेहमान तशरीफ़ रखते हैं इस वक्त, खान इम्तियाज़ अहमद साहब, असिस्टेंट डायरेक्टर एड्स कंट्रोल सोसाइटी JNK UT। डॉक्टर साहब, ये हम इस बात पे गौर व फिक्र करना भूल गए कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, किन पेशेंट्स को टेस्ट के लिए जाना चाहिए, ताकि, क्योंकि एक जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम है। तो अगर हम सिम्टम की बात करें, शायद वो एक लेट स्टेज होता है जी, इसलिए जहाँ तक टेस्टिंग की बात करें, अगर उस स्टेज से पहले ही अच्छा किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें बेसिकली एक वजह है कि जैसे मैंने कहा कि सिम्टम आते आते इसमें कई साल लगते हैं, 7, 8, 10 साल।
اور تب تک بیماری بہت آگے بڑھ چکی ہوتی ہے. اس لیے جو ہے ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں کوشش کرتا ہے کہ ان کو پہلے ہی ان کو پہلے سے ہی ٹیسٹ کیا جائے تاکہ پہلے ہی پتہ چلے. اس میں جو اویئرنیس کا بہت بڑا رول ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ریڈیو پہ ٹی وی پہ بھی چلتا رہتا ہے کہ بھائی اگر آپ نارمل دکھ رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نارمل ہے, آپ کو بیماری ہو سکتی ہے نارمل. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان لوگوں کو اس سٹیج سے پہلے ہی ٹیسٹ کیا جائے. تو اس کے لیے جو ہے یہ جو اویئرنیس پروگرام ہوتے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے لوگوں کو نہیں ہمیں پہلے ہی جانا چاہیے اور ٹیسٹ کرانا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ماس ٹیسٹنگ ہو, سب لوگ اپنا ٹیسٹ. ماس ٹیسٹنگ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو لیکن ہم ٹارگیٹنگ ایک وہ ٹارگیٹ کیا ہے وہی جاننا چاہیے. جو ہائی رسک گروپس ہوتے ہیں زیادہ تر ہمارے جو ہے کچھ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں کچھ ہائی رسک گروپس ہوتے ہیں. وہ کیا ہے؟ جیسے کوئی ڈرائیورس انہوں نے کہا کہ جو ٹرک ڈرائیورس وغیرہ مائیگرنٹ جو ہوتے ہیں یا کچھ ایسے گروپس ہوتے ہیں جیسے جہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کہیں پہ کوئی سینٹر ہے جہاں پہ پراسٹیوشن سینٹر ہے وغیرہ وہاں پہ, یا یہ جو ہے ٹرانسجینڈر وغیرہ کمیونٹی ان میں ان کو ہم کہتے ہیں کہ ایک ہائی رسک گروپ ہوتے ہیں. تو ان کو ہم ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے ذریعے پھر ہم باقی لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں. تو یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ اس سٹیج سے پہلے ہی ان کو ڈائگنوز کیا جائے. اب جہاں تک سمٹم کی بات ہے یہ ایک کنٹینیوس ایک پروسیس ہے. آج کسی کو انفیکشن ہو گیا, ایک یہ اندر آہستہ آہستہ یہ جو اس کا وائرس ہے یہ کیا کرتا ہے کہ ہمارا ایک قدرت نے ہمیں ایک نظام دیا ہوا ہے ڈیفینس, باضابطہ فوج ہے ہمارے پاس. تو یہ آہستہ آہستہ فوجوں کو مارتا ہے باضابطہ. اگر ہم سپوز لاکھ فوج ہے ہمارے پاس تو 5 سال میں وہ 5,000 رہیں گے. اور ظاہر ہے جو طاقت 1 لاکھ میں ہوگی وہ 5,000 میں نہیں ہوگی. ڈیفینس میکینزم جو ہے اس کا جو آگے پیچھے جو ہوتے ہیں کمزور لوگ بھی وہ بھی اس پہ قابض ہو جاتے ہیں. تو ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے جسم کے ساتھ. یہ آہستہ آہستہ اندر اس کو کمزور کر کے پھر جو کمزور سے کمزور ترین جراثیم جو ہمارے ماحول میں ہوتے ہیں وہ بھی متاثر وہ اس پہ قابو کرتے ہیں. تو اس پہ بیماریاں کرتے ہیں. اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں ایڈس. HIV اور ایڈس میں اتنا فرق ہے کہ ایڈس ہوا ایڈوانس ڈیزیز جب وہ انفیکشنز آ جائے اور مختلف قسم کے یعنی سینکڑوں قسم کے انفیکشنز اس پہ بیک وقت میں ضروری نہیں ہے, 1 ہو سکتا ہے 2 ہو سکتے ہیں 5 ہو سکتے ہیں, لیکن یہ شخص جو ہوتا ہے اتنا کمزور ہوتا ہے اندر سے کہ کوئی بیماری اٹیک کر سکتی ہے. اور اگر اس کو صحیح علاج اور وقت پہ علاج نہ کیا جائے تو ظاہر ہے یہ اس وجہ سے پھر فوت ہو جاتا ہے. تو سٹیجز یہی ہوتا ہے کہ ایک سٹیج ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں ایسمپٹومیٹک جو تقریباً 5-7 سال تک چلتا ہے. پھر ایک سٹیج ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں سٹیج 2 جہاں پہ تھوڑے تھوڑے کچھ علامات آ جاتے ہیں, کوئی مطلب معمولی انفیکشن ہوئے جو عام زندگی میں بھی ہوتے ہیں لیکن اس میں زیادہ کامن ہوتے ہیں, زیادہ دیر تک رہتے ہیں. پھر اس کے آگے سٹیج 3 بیمار وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, بخار آنے لگتے ہیں, ڈائریا ہونے لگتا ہے, لیکن ابھی بھی اس کو ایڈس نہیں کہیں گے. پھر جو سٹیج 4 ہوتا ہے جس میں پھر ایڈوانس ڈیزیز ہوتے ہیں, بیمار بہت زیادہ بیمار ہوتا ہے, وزن بہت کم ہوتا ہے, مطلب کام نہیں کر سکتا ہے, بھوک نہیں ہوتی ہے, بالکل بیمار پڑا رہتا ہے, تو وہ پھر سٹیج 4 بن جاتا ہے. تو ہماری کوشش یہی رہتے ہیں کہ اس سٹیج کو پہنچنے پہلے سے ہی اس کو پریونٹ کیا جائے. وہ ہمارا مقصد ہے. اور امتیاز صاحب, ڈاکٹر صاحب نے اویئرنیس کی بات کی کہ کس قدر اویئرنیس جو ہے وہ ضروری ہے ایڈس کو پریونٹ کرنے میں, یا ٹیسٹنگ جو ہے لوگوں کو اس بارے میں بھی آگاہی دیں کہ وہ ٹیسٹنگ کے لیے سامنے جو ہے آئیں. تو اس تنظیم کی جانب سے جو ایڈس کنٹرول سوسائٹی ہے کیا کچھ کیا جاتا ہے, کیسے اویئرنیس ریز کی جاتی ہے؟ دیکھیے جہاں تک ڈپارٹمنٹ کا تعلق ہے اویئرنیس ہر ایک مرحلے پہ ملتی ہے. جیسے میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ IEC ڈویژن جو جے کے سیکس کا ہے اس کے انٹرنل کمپوننٹس میں ایک پہلا کمپوننٹ ہے یوتھ افیئرس. تو یہاں پر ٹارگٹ رہتا ہے ہمارا کالجز. ٹھیک, کالجز میں ہم جب اسٹوڈنٹس کچھ گروپ آف اسٹوڈنٹس سلیکٹڈ
तो उनमें से उनको हम ट्रेन करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, तो वो हमारे एम्बेसडर्स बनते हैं। वही जाके अपने कॉलेज में बाकी स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करते हैं। तो इस बातचीत में अगर अवेयरनेस देनी है तो खाली अवेयरनेस देंगे तो थोड़ा इंटरेस्ट कम रहता है। फिर हम क्या करते हैं, सिंपोजियम करते हैं, पेंटिंग कंपटीशन करते हैं, डिबेट रखते हैं, तो ये बच्चे सामने आते हैं, इस पे बात करते हैं। ये हो गया एक। दूसरा, हमारे पास मेन स्ट्रीमिंग है, जहां एडवोकेसी है, जहां पर ट्रेनिंग्स है, चाहे वो ट्रेनिंग हमें हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों को ही देनी हो या कोई सिलेक्टेड डिपार्टमेंट जिनके साथ हम MOUs या अगर साइन नहीं भी हो, जैसे आज की तारीख में 4-5 जगह हमारा फंक्शन है, उनके साथ अगर MOU हमारा नहीं भी है, वो लोग दिन मनाते हैं तो हम जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे अभी आपने पहले कहा था कि अगर इस टेस्टिंग को मैंडेटरी करें, मैंडेटरी हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मतलब गाइडलाइंस में नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं डिपार्टमेंट तैयार है। बस अगर देर है उन लोगों की, चाहे वो जितने भी मैच्योर है, एडोलेसेंट है, यंग है, ओल्ड है, अगर वो सामने आते हैं टेस्टिंग के लिए, डिपार्टमेंट तैयार है टेस्टिंग करने के लिए। मैं आपको बता दूं, नेशनल एड्स कंट्रोल की तरफ से हमें एक टारगेट मिला है 95-95-95। इसका मकसद क्या है कि जितनी भी पॉपुलेशन इंडिया में है जो एलिजिबल है HIV टेस्टिंग के, उनमें से हमें 95% को 2025 तक टेस्टिंग करनी है, कर लेना है। ठीक, 2025 तक। और उन 95 में जिनकी टेस्टिंग हुई और अगर पॉजिटिव आए तो उन 95 को हमें ट्रीटमेंट पे डालना है, यानी कि आ गए वो ARTs में, जो हमारा ART सेंटर सिक्किम सोरा में है, JMC जम्मू में है, हमारे पास JMC कठुआ में है, और उसके साथ साथ लिंक ARTs है, एक राजौरी में है, एक उधमपुर में है और लेह में है, ठीक, जहां पर ये ट्रीटमेंट इनको मिलती है। अब जो 95% ट्रीटमेंट पे है, जितने लोग हैं, उनमें से 95% में हमें कोशिश करनी है उनका वायरल लोड हमें सप्रेस करना है, यानी कि उस एक ऐसे मुकाम पे रखना है जहां जो वायरल लोड है ज्यादा न हो जाए, ठीक है, तो एक स्टडी लेवल पे रहे, और उससे क्या होगा कि पेशेंट जो है पेशेंट ठीक रहेगा। और जो मास टेस्टिंग है, देखिए अभी अगर हम यहां से निकल के रोड पे जाएंगे तो कोई हमें रोकेगा, भाई आप कौन हो, मैं अपना आई कार्ड दिखाऊंगा, हमें जरूरत पड़ती है पैन कार्ड की, हमें जरूरत पड़ती है आधार कार्ड की, जो भी शिनाख्त हमारे पास है। मुझे जो लग रहा है, मेरी एक्सपीरियंस मुझे ये बता रही, कितना अच्छा होता अगर एक एडोलेसेंट अपने पास HIV का स्टेटस भी रख लेता। क्या बात, ठीक। और इस स्टेटस को, ये एक ऐसा स्टेटस है जिसको मैं खुद मेंटेन कर सकता हूं। देखिए अगर मैंने आज HIV टेस्ट किया, तो अगर मैं ऐसी कोई एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं हुआ जिससे मुझे HIV हो सकता है, तो मैं उम्र भर HIV फ्री रहूंगा। ये बहुत अच्छा तरीका है, बस जरूरत ये है कि लोग सामने आए टेस्टिंग के लिए। बिल्कुल इम्तियाज साहब, अब आखिरी मरहले में हम प्रोग्राम के, आप दोनों से हम पैगामात लेना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से बिलखुसूस और इस बीमारी के हवाले से बिलउमूम, क्या पैगाम रहेगा हमारे माशरे के लिए? एक जनरल प्रोग्राम है जो ये पैगाम है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और जो इसमें है मेरे ख्याल में और किसी बीमारी में इसका ज्यादा फायदा नहीं जितना इसमें है। अगर आप इससे बच सकें तो वह उसके बराबर तो कुछ नहीं है, तो इसलिए प्रिवेंशन कर लो। जो जिन चीजों से ये बीमारी फैलती है उनसे दूर रहो, वो जानो और उनसे दूर रहो, आप सेहतमंद रहोगे। इम्तियाज साहब, आपका क्या पैगाम होगा? देखिए मेरे हिसाब से HIV से अगर हमें दूर रहना है तो पहली बात यह है कि हम घर में अपने लोगों से बात करें, क्योंकि अगर हम अपने लोगों से बात करते हैं इसके बारे में, अपने बच्चों से, अपने भाई बहन से, कि इससे कैसे महफूज रहे। 4 तरीके हैं जो सबको पता है, आज नेट पे सब कुछ अवेलेबल है। तो कोशिश ये करे, एक इंसान कोशिश ये करे कि अगर वो अपना यूरिन एग्जामिनेशन 6 महीने के बाद करता है या और भी कोई टेस्ट करता है, ठीक है, तो ये बीमारियां जो हमें लगती है किसी वजह की वजह से लगती है, लेकिन जो HIV है, दिस इज कॉल्ड एक्यूर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी, ये हम खुद खरीदते हैं, खुद लाते हैं, एक्वायर करते हैं। तो मकसद ये है कि अगर हम उन तरीकों पे ना जाए, ऐसे काम ना करें जिससे हम हासिल करें, तो इंशाल्लाह उम्र भर हम सेहतमंद रहेंगे। बाकी हमारा डिपार्टमेंट पेश पूरे हेल्थ सेक्टर में हम हर जगह, हमारा एड्स कंट्रोल सोसाइटी हेल्थ के हर एक कॉर्नर को बूस्ट करता है सर्विसेज से, न सिर्फ HIV के लिए, बाकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी जो हमारी सर्विसेज जो है वहां पर भी हम है। आप आइए, हमारा टोल फ्री नंबर 1097 है,
उस पर रब्ता कायम कीजिए, डिपार्टमेंट में विजिट कीजिए, ICTC जो मेजर हॉस्पिटल्स में है, FICTC जो है, आप आइए तो सही, हम आपकी खिदमत करने के लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब। और एक और अहम चीज़ ये फ़र्क की सोशल एक्सेप्टेंस, अगर हमारे इर्द गिर्द हमारे आस पड़ोस में ऐसे पेशेंट्स हैं तो बतौर एक अहल शहरी इस माशरे के हम ये कर सकते हैं कि उनको बेटर फील करा सकते हैं, उनको ये तासुर दे सकते हैं कि आप भी हमारे माशरे का उतना ही अहम हिस्सा है जितने आम लोग हैं। बिल्कुल। और हमारा जिस तरह बाकी वायरल डिजीजेस हैं, कोविड भी एक वायरल डिजीज था, पैंडेमिक था, जैसे हमने उसे फाइट करने की हर सतह पर कोशिश की या इंडिविजुअल्स खुद जाके जो है टेस्टिंग के लिए आगे गए, वैसे अगर किसी भी शख्स को लगता है कि किसी कारण, क्योंकि ट्रांसमिशन के बहुत से मेथड्स हो सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको खतरा है तो बेशक टेस्टिंग के लिए जाएं। स्टिग्मा एसोसिएट करना, टैबूइंग, ये सोसाइटी बहुत लेवल्स पे अलग अलग चीजों के साथ करती है, लेकिन हम पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि हमें अपनी सेहत का हर हाल में ख्याल रखना है, जो आगाज में ही बात की। बिल्कुल। और आज के प्रोग्राम के माध्यम से पहले तो हम शुक्रिया करेंगे लतीफ़ साहब का, आप आए प्रोग्राम में और इतनी अहम जानकारी हम तक पहुंचाई। लतीफ़ साहब, आपके तो क्या ही कहने, अपने अंदाज में आपने बहुत ही अच्छी जानकारी। इम्तियाज साहब, तो खैर बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। खैर नाज़रीन, बॉटम लाइन यही है कि हम दिल में जज्बा हमदर्दी रखें ऐसे पेशेंट्स के तई, और ताकि वो लोग अगर अद्वियात और इलाज मुआलजा भी उनका हो रहा है तो वो आम अपनी ज़िंदगी सरफ करें, वो एक कमरे में बंद होके डिप्रेस्ड न फील करें। ये हम कर सकते हैं, ये हमारा रोल बतौर समाज हो सकता है। खैर आज के लिए मुझे और फरा को इजाज़त दीजिए प्रोग्राम कंक्लूड करने की। कल फिर हाजिर होंगे इसी प्रोग्राम में, किसी नए मेहमान से मुलाकात होगी, किसी नए मौजू पे बात होगी। तब तक के लिए आप हमारी दीगर नशरियात का लुत्फ लीजिए, बिलखुसूस इस प्रोग्राम को प्यार मोहब्बत से नवाजते रहिए जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK।